हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है आप सभी दोस्तों का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो जैसे मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया है कि हम जो है पेपर फर्स्ट का कंटेंट अपलोड करेंगे, तो आज हमारा पहले यूनिट का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड का एक छोटा सा जो पॉइंट है उसको देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जो है आप लोगों को बने रहना है और इस वीडियो की लिंक अपने जितने भी दोस्त हैं महाराष्ट्र सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी सेट के लिए, किसी भी एग्जाम्स के सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के साथ जो है आपको इस वीडियो की लिंक शेयर कर देनी है। चाहे वो बात होगी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की या अन्य किसी भी एग्जाम्स की या किसी भी सब्जेक्ट से, स्ट्रीम से अगर वो एग्जाम दे रहे हैं, तो पेपर फर्स्ट हर किसी के लिए कॉमन है। तो दोस्तों हमें इस पेपर फर्स्ट के प्रिपरेशंस को जो है देखना है। तो हम बात कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा पोर्शन है जो कि इंक्लूडेड होता है आपके सिलेबस में। अब इसके बिहाइंड रीजन ये है क्योंकि हर सेट देने वाला बच्चा, एक सेट देने वाला एस्पिरेंट फ्यूचर का एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, और जब असिस्टेंट प्रोफेसर कोई बन रहा है तो एक बेहतर असिस्टेंट प्रोफेसर होना चाहिए, क्योंकि हर असिस्टेंट प्रोफेसर एक नए जनरेशन को जो है अच्छे खासे तरीके से जो है बनाता है। और अच्छे खासे तरीके से अगर आप नए जनरेशन को ग्रो करवा रहे हो, ग्रूम करवा रहे हो, तो यकीनन आपका लेवल, आपका टीचिंग का पर्सपेक्टिव भी जो है उसी तरीके का होना चाहिए। आप में वो सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होनी चाहिए। तो क्या क्या बातें हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, देखते हैं। अब टीचिंग एप्टीट्यूड का आज के इस लेक्चर में मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो टीचिंग के कंसेप्ट, ठीक है, उसी के साथ साथ उनके ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग जो है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये जो है हम कल के या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन आता है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है इंक्लूड होती है। उसी के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है एक बेहतर टीचर के लिए। तो ये वीडियो में मैं लगभग आपको तीनों तरीके से जो है एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, उसी के साथ साथ उसको हिंदी में समझेंगे, और लास्ट में महाराष्ट्र सेट में ये जो पेपर है वो दो लैंग्वेज में आता है, एक आता है इंग्लिश में और एक आता है मराठी में। तो हम दोनों तरीके से जो है इन चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आगे और बात करते हैं इन चीजों के ऊपर। ठीक है, तो टीचिंग के कंसेप्ट्स क्या होते हैं या किस तरीके से हम टीचिंग को जो है पढ़ा सकते हैं, क्या कंसेप्ट्स हो सकते हैं। और इसी को ही अगर मराठी में बात किया जाए तो अध्यापन की संकल्पना कशा असतात, कशा पद्धतीने आपण करू शकतो किंवा कशा पद्धतीने या गोष्टींचा आपण अभ्यास करू शकतो, या गोष्टी याद बघायच्या असतात। ठीक है, अब इंग्लिश में डेफिनेशन अगर देखनी है तो किस तरीके से देख सकते हैं। तो टीचिंग इज अ प्रोसेस जो फैसिलिटेट करती है लर्निंग को, इम्पार्टिंग करती है नॉलेज को, स्किल को एंड वैल्यूज करती है स्टडीज को या स्टूडेंट्स को। ये इन्वॉल्व करती है इंटरेक्शंस बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर, a structure environment to achieve a specific educational goal। यानी कि इंग्लिश की डेफिनेशन को समझे तो आप सभी लोगों के बता दूं कि जब भी आपको कोई टीचर पढ़ाता है, कोई टीचर समझाता है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग यह है कि वो टीचर आपके साथ इंटरेक्शंस कर रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, आपके स्किल बढ़ा रहा है और आपको आपकी लाइफ में जो है वैल्यू ऐड कर रहा है। आप जो चीजों को जानते नहीं है, समझते नहीं है, उन चीजों को पढ़ा के बेहतर ढंग से आप सभी के सामने एक्सप्लेन कर रहा। और ये चीजें उसको अचीव करने के लिए उसको एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट चाहिए। मतलब अगर रेलवे स्टेशन के ऊपर में जाके लेक्चर लेने लगो तो आप लोग वहां पे सुनोगे भी नहीं, ना भी देखोगे। वही मैं क्रिकेट के मैच के दौरान आप लोगों को जो है कंसेप्ट पढ़ाने लग जाओ लाइफ साइंस के, बायोकेमिस्ट्री के, सेल बायोलॉजी के, तो आप लोग नहीं देखोगे, नहीं पढ़ोगे। मतलब इसके लिए क्या चाहिए, तो स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट चाहिए, क्लासरूम चाहिए, और उसी के साथ साथ आप सभी लोगों के जो है स्पेसिफिक गोल होने चाहिए। अब जैसे मान लो कि कोई बच्चा जो है वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है और उसको मैं महाराष्ट्र सेट का एग्जाम का सिलेबस पढ़ाऊं, तो वो क्या समझेगा, मानेगा? तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, ना ही उसको उस चीज से कोई लेना देना है। ठीक है, अब इसी चीज को जो है हम मराठी में देखते हैं कि किस तरीके से हम इन चीजों को समझ सकते हैं। अध्यापन
ही एक शिकणे किंवा शिकवण्याची सुलभ प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला ज्ञान, तुमची कौशल्य, तुमच्यात जे असणारे स्किल आहे आणि तुम्हाला मूल्य देण्याचे काम करते. म्हणजेच कसं की जेव्हा तुम्ही एक विद्यार्थी म्हणून शिकता ह्या गोष्टींसाठी, तेव्हा तुम्हाला काही नैतिक मूल्य माहीत असायला हवे. जसं की सपोज समजा शिकताना आपण इतरांना त्रास नको द्यायला, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकात्मता, ह्या गोष्टी कशातनं आल्या आपल्याला, ह्या गोष्टी कुठून आल्या, तर आपल्याला नैतिक मूल्यातून आल्या. किंवा मग शिकताना आपण जो पण शिकवताय किंवा जे पण अध्यापक आपल्याला अध्यापन करतायत त्यांच्याबद्दल आपण काय ठेवतो, त्यांच्याबद्दल आदर ठेवतो, त्यांच्याशी आवाजावाची भाषा वापरतो, त्यांना व्यवस्थित रिस्पेक्ट देतो. ही मूल्य कुठून आली आपल्यात? ही मूल्य आली त्या संस्कारात, जे अध्यापनाबद्दल किंवा आपल्याला लहानपणापासून जेव्हा शिकवण्याची पुरी प्रक्रिया झाली त्याच्यात ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला शिकवल्या गेल्या. म्हणजे यात विशिष्ट शैक्षणिक उद्दिष्ट असतं. म्हणजे प्रत्येक जो विद्यार्थी असेल त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याची काहीतरी डिझायर गोल आहे, त्याचे उद्दिष्ट आहे आणि ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी तो शिक्षकांसोबत आणि विद्यार्थ्यामध्ये. तुमचे शैक्षणिक उद्दिष्ट काय असेल? तुमचे शैक्षणिक उद्दिष्ट तुमच्या कोर्सच्या अकॉर्डिंग असतं. म्हणजे समजा मी बायोटेक मध्ये होतो तर मग मला बायोटेक मधनं माझे शैक्षणिक उद्दिष्ट असेल की मला प्रॅक्टिकल नॉलेज आलं पाहिजे, मला PCR बाकी जीन क्लोनिंग बद्दल कळलं पाहिजे, मला बायोटेकच्या कन्सेप्ट कळल्या पाहिजे. आता मी जर कॉमर्सचा असतो तर मी अकाउंट बद्दल विचार केला असता. मी जर इंजिनिअरिंगचा असतो तर मग सिव्हिलला असेल तर सिव्हिल बद्दल, IT ला असेल तर IT बद्दल. मग हे सगळे गोल साध्य करण्यासाठी शिक्षक आणि विद्यार्थ्यामध्ये एका चांगल्या एन्व्हायरमेंटमध्ये, चांगलं एन्व्हायरमेंट कसं असतं आपण ह्याबद्दल हिंदीत चांगलं बघितलं. ठीक आहे. तो जेव्हा संवाद होतो या सगळ्यांना आपण काय म्हणतो? टीचिंग कॉन्सेप्ट म्हणतो किंवा अध्यापनाच्या संकल्पना म्हणू शकतो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब और इन्हीं चीजों को और अच्छे से समझ लेते हैं. अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स हमें टीचिंग के क्या देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो हमें क्या करना है? नॉलेज लेना है, नॉलेज गेन करना है. ठीक है. सेकंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकता है? तो डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग. जो भी बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे आपसे समझ रहे हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग जो है डेवलप हो जाए. और एक अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी? तो वो एडोलेसेंट लर्नर अगर होंगे, अडल्ट लर्नर अगर होंगे तो उनमें ये जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है. अब किसी भी कंसेप्ट को आपको समझने के लिए दो टेक्निक होती है. एक होता है व्हाट एंड एक होता है व्हाई. ठीक है. अब व्हाट और व्हाई कैसे काम करते हैं मैं आपको समझ दूं. ठीक है, मान लो कि आपको पढ़ना है एरोप्लेन के बारे में. सही है ना? आपको पढ़ना है किसके बारे में? तो एरोप्लेन के बारे में. तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि व्हाट इज द एरोप्लेन. सही है, आपका पहला सवाल क्या होना चाहिए कि व्हाट इज द एरोप्लेन. और सेकंड सवाल होना चाहिए कि हाउ या व्हाई एरोप्लेन वर्क. किस तरीके से या क्यों एरोप्लेन को पढ़ना जरूरी है. जब आपका व्हाई एंड व्हाट दोनों चीजें क्लियर होगी तो ऑटोमेटिकली जो है आपको उन चीजों के बारे में समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो जब भी आप अपने कोर्स में पढ़ोगे या अपने कोर्स को पढ़ाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद, तो आपको सिंपली बहुत चीजों के ऊपर फोकस करना है. जस्ट लाइक आप कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हो, कोई भी ले लो. मान लो कि मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन का. तो आपको बच्चों को यह समझाना जरूरी है कि व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट. जब बच्चों को यह समझ में आएगा कि व्हाई जब उनका क्लियर होगा तो व्हाट ऑटोमेटिकली वो समझ लेंगे. यही है. तो इस तरीके से उनकी अंडरस्टैंडिंग आप बढ़ा सकते हो. थोड़ा और आगे चलते हैं और थर्ड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं. तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल. ठीक है, तो वो नॉलेज जो आपने लिया है, वो जो स्किल आपने पढ़ी है या पढ़ाई है, उनका लोग या उनका जो है लर्नर क्या कर सके? यूज कर सके. ठीक है, तो इस चीजों का फायदा हो जाए. और थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज. आप क्या कर सको? तो एक क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसको सोचने की कैपेबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग अब अपने में लाओ. और उसी के साथ साथ आपको एक आइडिया होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हो. अब जब आप एक किसी क्लास को पढ़ाओगे तो किसी क्लास को पढ़ाते टाइम आपके सामने 100 बच्चे होंगे.
उन 100 बच्चों को आप किस तरीके से पढ़ाओगे, कैसे समझाओगे। मान लो कि उसमें से कोई बच्चा ऐसा होगा उसको सुनने में कम होगा, या फिर ऐसा होगा कि किसी की फाइनेंशियल कंडीशन वीक होगी, किसके मतलब मेंटल हालात खराब होंगे, किसी का थोड़ा सा ऐसा चिड़चिड़ा सा होगा, किसी को आपने 2 बार समझाने के बाद भी समझ में नहीं आएगा। मतलब एक 100 बच्चों की क्लास में आपको 10 बच्चे एक्सट्रीमली एक्टिव देखने को मिलेंगे, 10 बच्चे नॉन एक्टिव देखने को मिलेंगे। तो आपको सबको तो साथ में लेके चलना है ना, क्योंकि आप उस क्लास के रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर होके उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो कैसे करोगे रिप्रेजेंटेशन, तो आपको 100 के 100 बच्चों को एक साथ में लेके चलना है। तो उसके लिए आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज भी होनी चाहिए और क्रिटिकल थिंकिंग भी होनी चाहिए। आपको कोई बच्चा आपके पास उसका प्रॉब्लम लेके जब आएगा तो आप में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि उस बच्चे के जो भी सारे डाउट है उसको आप सॉल्व कर सको। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका शेपिंग होना चाहिए एटीट्यूड एंड वैल्यूज को। मतलब आपका एटीट्यूड जो है उस असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम एंजॉयमेंट करते हैं, हम फील करते हैं, और फिर जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे तो आपको वैसे नहीं बिहेव कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको देख के हर दिन 100 बच्चे उनका खुद का गोल डिसाइड करते हैं। अगर आप उनके सामने बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा, आप वैल्यूज नहीं करोगे चीजों की, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली हमें यह समझ में आएगा कि वो बच्चे जो है वो सही तरीके से बिहेव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से आपको खुद को शेप करना होगा, एटीट्यूड को एंड वैल्यूज को। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें पढ़नी होती है। ठीक है, और आपका एक मेन गोल होना चाहिए, मेन गोल होना चाहिए, वो क्या है, तो आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सर्वांगीण आपका विकास होना चाहिए। अब इन्हीं चीजों को थोड़ा मराठी में समझ लेते हैं। जेव्हा आपण एक असिस्टंट प्रोफेसर म्हणून विचार करणार आहोत, प्रत्येक वेळी आपला विचार आणि आपली उद्दिष्ट काय असली पाहिजे, तर पहिलं उद्दिष्ट असलं पाहिजे आपलं ज्ञान प्राप्ती झाली पाहिजे। म्हणजे आपण आपल्या विषयात एवढा सर्वांगीण विकास केला पाहिजे, एवढं ज्ञान मिळवलं पाहिजे की जेव्हा पण आपल्याला त्या विषयातली कुठल्याही क्वेश्चनवर किंवा कुठल्याही प्रश्नावर जेव्हा काही विचारलं जाईल तेव्हा आपल्याला प्रत्येक वेळी त्या प्रश्नाचं आन्सर करण्याची, उत्तर देण्याची क्षमता आपण विकसित केली पाहिजे। त्याच्यानंतर सेकंड गोष्ट जर काही असेल तर आपल्याला काय करावं लागणार आहे, तर आपल्याला आपली अंडरस्टँडिंग डेव्हलप करावं लागणार आहे। ठीक आहे, जेव्हा आपण आपला स्वतःला समज विकसित करू, प्रत्येक गोष्टीत समज विकसित करू, आपण जगाशी कसं वागायचंय, विद्यार्थ्यांशी कसं वागायचंय, आपल्या हायर अथॉरिटीज सोबत कसं वागायचंय, या गोष्टी पण आपल्याला कळल्या पाहिजे। त्याच्याच सोबत आपल्यात असलेल्या ज्ञान आणि कौशल्याचा उपयोग करता आला पाहिजे आपल्याला। म्हणजे तुम्ही बघितलं असेल, जेव्हा तुम्ही कॉलेज लेवलला बघता तेव्हा तुम्हाला काही असिस्टंट प्रोफेसर असे बघायला मिळतील की ते खूप छान शिकवतात, खूप खूप म्हणजे अति छान शिकवतात, पण त्यांचा जेव्हा ज्ञानाचा विचार करतो तेव्हा ते त्यांच्याकडे कमी असतं। पण काही शिक्षक असे पण बघायला मिळतील तुम्हाला ज्यांचं ज्ञान इतकं हाय लेवलला आहे, एवढं खतरनाक ज्ञान आहे, पण त्यांना ते डिलिव्हर नाही करता येत। ठीक आहे, परंतु तुमचा सर्वांगीण म्हणजे दोन्ही बाजूने तुम्ही योग्यतेने असले पाहिजे, तुमच्याकडे असलेलं ज्ञान तुम्हाला योग्य पद्धतीने डिलिव्हर पण करता आलं पाहिजे। त्याच्यानंतर तुमच्यात चिकित्सक विचार आले पाहिजे, तुमच्यात लोकांची, तुमच्याकडे विद्यार्थ्यांची, विद्यार्थ्यांसोबत समाजाची जे पण समस्या आहे त्या गोष्टींना सोडवण्याची, प्रॉब्लेम्सला सोडवण्याची तुमच्याकडे क्षमता असली पाहिजे। आणि ती क्षमता कशी येईल की तुम्ही जेवढा त्या गोष्टींवर जास्त विचार करत चालचाल, जेवढा अभ्यास करत चालचाल, तेवढ्या त्या गोष्टी ऑटोमॅटिकली तुम्हाला समज असतील। नेक्स्ट गोष्ट काय असली पाहिजे की तुम्ही तुमचा दृष्टिकोन तुमचा व्यवस्थित असला पाहिजे, आणि जी पण मूल्य आहे त्या मूल्यांना तुम्ही व्यवस्थित आकार देशाल तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी काय होणार आहे, त्या गोष्टी तुम्हाला समजणार आहे। सोबत तुमचा स्वतःचा सर्वांगीण विकास करणं गरजेचं। जेव्हा तुम्ही या सर्व गोष्टी एक सोबत करशाल तेव्हा तुम्हाला फायदा होईल एक शिक्षक म्हणून, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राध्यापक म्हणून। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं फिर आगे। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टीचिंग की, तो इट्स अ सोशल प्रोसेस। ठीक है, टीचिंग ये इट्स अ सोशल प्रोसेस है कंप्लीटली। आप पूरे समाज को बदलना अगर चाह रहे हो तो एक बेहतर टीचर अगर आप बन जाओगे तो आराम से, यकीन से आप पूरे समाज को जो है बदल दोगे। अब नेक्स्ट वन चीज क्या है,
तो नेक्स्ट वन चीज है, इट्स एन आर्ट एंड साइंस। जी हाँ, टीचिंग इज एन आर्ट, इट्स एन पैशन, इट्स एन स्किलफुल चीज, बट उसके बिहाइंड क्या है, तो उसके बिहाइंड साइंस भी काम करता है। वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसी के साथ साथ थर्ड वन प्रोसेस है, इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि टीचिंग आज आपने की और फिर अगले 6 साल आपको कोई टीचिंग करने की जरूरत नहीं, ऐसा कभी होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर उसी के साथ साथ आपको हर दिन आना है, बच्चों के लेक्चर लेने पड़ते हैं, बच्चों का इवैल्यूएशन करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, इन चीजों के थ्रू जाना पड़ता है। फिर उसी के साथ साथ और क्या देखने को मिलता है, तो इट्स इंटरैक्टिव। ये क्या है, तो एक इंटरैक्शंस होता है। ऐसा थोड़ी है मैं आऊंगा यहाँ पे पढ़ाऊंगा, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कल से आओगे क्या? बिल्कुल भी नहीं आओगे। तो ये कैसा होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए। आपके जो भी डाउट है वो मुझ तक आने चाहिए, मेरे सारी जो चीजें है वो आपको तो समझनी चाहिए। ये जब सारी चीजें होगी तो इसके थ्रू हम इंटरैक्टिव की बात करेंगे। उसी के साथ साथ इट्स एम एट अ होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। इसका मेन पर्पज ये होता है कि सर्वांगीण मतलब सारी तरीके से, हर तरीके से जो है बच्चे का क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए, और उसके साथ साथ आपकी खुद की भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर डेवलपमेंट हो जाए। उसके अलावा इट्स अ गोल ओरिएंटेड। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब सोशल प्रोसेस कराओ तो फिर मैं सोशली प्रोसेस करता रहूंगा, बाकी कुछ भी नहीं करूंगा ना भाई, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। इसके लिए आपका गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर मान लो मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ाना शुरू किया और मैं आपके एग्जाम तक सेल बायोलॉजी ही पढ़ाता रहेगा, तो फिर इससे आपका डेवलपमेंट हो जाएगा क्या? आपके बाकी यूनिट पूरे होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। इस वजह से ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। इट्स रिक्वायर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए, आप दोनों में कम्युनिकेशंस भी चाहिए। उसी के साथ साथ इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये कैसे होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमें 8 प्रोसेस या 8 कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है, ठीक है। अब मराठी में इन चीजों को जो है समझ लेते। पहिली गोष्ट, जेव्हा तुम्ही एक असिस्टंट प्रोफेसर होता, ही समाजासाठी, समाजात बदल घडवण्यासाठी असलेली सर्वात महत्वाची संकल्पना आहे। कारण एका शिक्षकाला बघून समाज पूर्ण परिस्थिती सुधारत असतो। म्हणजे जेव्हा तुम्ही जुन्या काळी तुमच्या घरच्यांना, आजोबांना, वडिलांना विचारशाल तेव्हा ते नेहमी शिक्षक नव्हते म्हणत, ते गुरुजी म्हणायचे। सही आहे, ते काय म्हणायचे तेव्हा? गुरुजी म्हणायचे। का? कारण एकदा की गुरुजींनी एखादी गोष्ट सांगितली की तिचा अर्थ असा व्हायचा की गुरुजींनी शिकलेले आहे, गुरुजींना तेवढी समज आहे, म्हणून गुरुजींनी सांगितलेली प्रत्येक गोष्ट ही बदल घडवण्यासाठी हे ते सांगताय तर ती योग्य आहे। त्यामुळे तुम्ही एक शिक्षक म्हणून, तुम्ही एक प्राध्यापक म्हणून जेव्हा काम करता, हा समाजात बदल घडवण्याची गोष्ट आहे। दुसरी गोष्ट काय आहे की ही एक कला आहे, शिकवणं ही खरंच कला आहे। तुम्ही जेव्हा तुमच्या शाळेत असाल, कॉलेजला असाल, तेव्हा बघितलं असेल की प्रत्येक शिक्षक जेवढा छान शिकवतो किंवा प्रत्येकाची कला वेगवेगळी असते शिकवण्याची। कोणी रागात हाणून मारून शिकवतं, कोणी प्रेमाने शिकवतं, कोणी चित्रकला डायग्राम काढून शिकवतं, कोणी त्याच्या पद्धतीनं कविता वगैरे म्हणून शिकवतं। त्यामुळे आणि याच्या मागे सायन्स कसं आहे कि मुलांना काय अपेक्षित है, मतलब बच्चों को क्या एक्सपेक्टेड है, अगर आप उस तरीके से बच्चों को पढ़ाओगे तो इसके बिहाइंड सायन्स चलता है। जेव्हा मी तुम्हाला हे समजून सांगतोय किंवा सांगवण्याचा प्रयत्न करतोय, तर याचा सरळ सरळ अर्थ काय आहे की मला माहिती आहे की तुम्हाला कुठल्या भाषेत चांगल्या पद्धतीने समजेल, कशा पद्धतीने तुम्हाला नोट्स दिल्या पाहिजे, कशा पद्धतीने तुम्हाला समजून सांगितलं पाहिजे। जसं तुमच्या पेपरमध्ये दोन्ही लँग्वेज नाही, मतलब इंग्रजीत पण क्वेश्चन येतात आणि मराठीत पण येतात। त्यासाठी मी काय केलंय की त्यासाठी मी इंग्रजीत पण पॉइंट टाकले आणि त्या सोबत काय केलंय की मराठीत त्यांना ब्रॅकेटमध्ये टाकून दिले तुम्हाला, ज्यामुळे तुम्ही कदाचित उद्या पेपरला जाशाल तेव्हा तुम्हाला ह्या दोन्ही पण गोष्टी सोबत आठवल्या पाहिजे, ठीक आहे। त्याच्यासोबत इट्स अँड कम्युनिकेशन, इट्स अँड इंटरॅक्टिव्ह। मी एकटाच तुम्हाला शिकवत राहिलो किंवा मी एकटाच बोलत राहिलो, तुमच्याकडनं काही रिस्पॉन्स नाही घेतला, तर याने काय होणार आहे, याने इंटरॅक्शन्स होणार आहे का? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मान लो की कधी एखाद्या दिवशी तुमच्या शाळेत तुमचे सरच नाही आले, तर मग काय व्हायचं? किंवा मग तुम्ही गेलेच नाही शाळेत, तर मग काय व्हायचं? मग सर लेक्चर घ्यायचे की एकटे? नव्हते घेत, कारण ते परस्पर संबंधी आहे ना। मी एकटा इथं उभं राहून, तुम्ही कोणीच स्टुडंट ऐकत नाही किंवा कोणीच बघत नाही, मग तरी पण मी शिकवू शकतो का? नाही शिकवू शकत। त्याच्यासोबत
याचा अर्थ काय असतो की तुम्ही जेव्हा एक प्राध्यापक म्हणून काम करता तर तुमचा उद्देश हा असतो की विद्यार्थ्यांमध्ये सर्वांगीण विकास व्हायला हवा, ठीक आहे. त्यासोबत सोबत तुमच्या एक टाइम पिरियड मध्ये तुमचे प्रत्येक उद्दिष्ट जे आहे ते पूर्ण व्हायला पाहिजे, यासाठी आपण प्राध्यापक संकल्पना एक उद्दिष्ट आधारित असते. त्यानंतर याच्यात इंटरॅक्शन्स किंवा संवाद खूप गरजेचा असतो. संवाद का गरजेचा असतो? कारण जर तुमचे डाऊट मला कधी कळालेच नाही की तुम्हाला काय प्रॉब्लेम आहे, तुम्हाला काय अडचण आहे, तुमच्या अडचणी जर मला कधी समजल्याच नाही तर मी कधीच तुम्हाला ह्या गोष्टी नाही सांगू शकत की तुम्ही तुमच्यात इम्प्रूव्हमेंट कशा करा. किंवा तुम्ही मला फीडबॅक नाही दिला की सर तुम्ही कशा पद्धतीने शिकवता, तुम्ही चांगल्या पद्धतीने समजून सांगता की नाही सांगता, तुम्ही माझे प्रॉब्लेम्स मला जर समजून सांगितले, त्याने काय होणार आहे की मी इम्प्रूव्हमेंट करेल, आणखी चांगल्या पद्धतीने शिकवण्याचा प्रयत्न करेल. म्हणजे ही प्रोसेस जी असते अध्यापनाची ही कशी असते, तो संवाद आवश्यक आहे, ठीक आहे. त्यासोबत काय बघायला मिळतं की हे औपचारिक आणि अनौपचारिक आहे. मतलब औपचारिक आणि अनौपचारिक कसं म्हणू शकतो? जेव्हा मी तुमच्या वर्गात उभं राहून तुम्हाला जेव्हा सर्व ज्ञान देतोय तेव्हा ती औपचारिक प्रोसेस आहे, फॉर्मल प्रोसेस आहे. पण तुम्हीच त्या ज्ञानाबद्दल जेव्हा कधी माझ्या कॅबिन मध्ये येऊन किंवा मला भेटण्यासाठी येऊन जेव्हा तुम्ही मला विचारशाल की सर हे कसं होतं, कशा पद्धतीने होतं, कशा पद्धतीने आपण याला समजू शकतो, मग ती कशी प्रोसेस झाली, अनौपचारिक झाली. कधी कधी मी न बोलता तुम्हाला असं उभं राहून उठ रे तू बस रे अशा पद्धतीने पण बोलू शकतो. किंवा कधी कधी डोळ्याने किंवा तुम्हाला खाना करून जेव्हा शिकवतो याला पण काय म्हणतात, अनौपचारिक म्हणू शकतो, ठीक है. तो इतने सारी जो चीजें हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग्स में पढ़ते हैं, ठीक है. तो ये 8 चीजों को हम कहाँ समझते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में समझ लेते हैं. तो अब लेवल ऑफ टीचिंग कितनी होती है, तो एक होती है आपकी मेमोरी लेवल टीचिंग. मेमोरी लेवल टीचिंग कैसे होती है, तो वो रूट लर्निंग के ऊपर, मेमोराइजेशन के ऊपर, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करती है, ठीक है. अब जैसे कि आपको बचपन में जब थे तो आपको टेबल याद करने के लिए बताए गए थे कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4. अब बच्चों को अब तक पता है. जैसे स्क्वायर रूट, आपको ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट बताने के लिए बोलते हैं 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100. इस तरीके से आपको 30 तक आपको रटाए हुए है वो मेमोराइजेशन. फिर आपको साइंटिस्ट के नाम और उनका साल जो है वो रटाया जाता है. फिर उसी के साथ साथ डेफिनेशन पढ़ते हो ना जब बचपन में, जब 9th 8th में आपको क्या था, सेल का चैप्टर था 5 नंबर का, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ऐसा कुछ करके, तो उसमें पढ़े होंगे सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे ही पढ़ते हो ना भाई. उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मेमोरी लेवल टीचिंग. उसको क्या बोला जाता है, तो मेमोरी लेवल टीचिंग बोला जाता है. अब उसके साथ साथ सेकंड वन टीचिंग जो होती है वो होती है आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल वाली, ठीक है. अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या पढ़ाया जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है, जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे गोल्गी कैसे ट्रांसपोर्ट करता है वेसिकल के थ्रू, एनोग्रेड रिट्रोग्रेड पाथवे कैसे चलता है, ग्लाइकोलिसिस कैसे होती है, ग्लाइकोलिसिस के सारे एंजाइम्स को याद करना वो आएगा आपके मेमोरी लेवल टीचिंग में. ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कैसे होता है ये समझना आपका आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, ठीक है. तो टीचिंग जो होती है मेनली 3 तरीके की होती है. एक होती है मेमोरी लेवल, एक होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक होती है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है. तो मेमोरी लेवल में मैंने चीजें बताई, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना होता है, उनके फैक्ट को समझना होता है, उसी के साथ साथ उनका रिलेशनशिप देखना होता है कि किस तरीके से क्या क्या लिंक करता है, ठीक है. और ये मेमोरी लेवल जो टीचिंग है वो क्या होती है, तो मोर इंटरैक्टिव होती है, ठीक है. तो ये क्या होती है, तो मोर इंटरैक्टिव आपको देखने को मिलेगी. और थर्ड वन लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो होती है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें आपका एम होता है डेवलप करना सामने वाले को, क्रिटिकल थिंकिंग को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को और इंडिपेंडेंट जजमेंट को. अब रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कैसे होती है मैं समझता हूं. अब जैसे मैं आपके हॉल में आया, आपको पढ़ा और रिसेंटली प्रॉब्लम लेते हैं इसके लिए. जैसे मैंने बोला आपसे कि आपसे सवाल पूछा कि चलो आप लोगों को आज मैं एक टॉपिक देता हूँ डिबेट के लिए, और जिसके ऊपर हम सारे लोग डिस्कशन करेंगे 2 ग्रुप में. तो आपको बताना है कि किस तरीके से हम जो है इन चीजों के ऊपर फोकस कर सकते हैं. जैसे मैंने टॉपिक दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हो रहा है उसके बारे में आप लोगों के 2 थिंकिंग क्या है.
मतलब एक ग्रुप ऐसा होगा कि जो कह रहा होगा कि नहीं नहीं सर वॉर होना चाहिए, पाकिस्तान को उसकी सारी चीजें जो है याद होनी चाहिए, उसको उसकी जगह से हटाना चाहिए, नक्शे से हटाना चाहिए, पूरा भारत एक होना चाहिए। ये एक वाला ग्रुप होगा। दूसरा वाला ग्रुप होगा कि सर वॉर जो है नहीं होना चाहिए, वॉर होने की वजह से क्या हो जाता है कि हमारे ही इंडिया के जो इकोनॉमी है उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगा, हमारी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, पाकिस्तान तो वैसे भी भिखमंगा है, उसके पास है भी नहीं कुछ खोने को, तो फिर इंडिया का ही अल्टीमेटली लॉस होगा। उसी के साथ साथ सैनिक लोग हैं, उनका भी परिवार है, वो अगर कुछ वो शहीद होंगे तो उनको दिक्कत होगी, उनके परिवार को कौन देखेगा। तो ऐसे दो तरीके की थिंकिंग होगी। फिर अगर पूरा ओवरऑल जान के हम उन चीजों के इससे क्या समझते हैं, तो उन चीजों से देखेंगे समझेंगे। फिर मैं आपसे सवाल दूंगा कि नॉइज पोल्यूशन हो जाए या फिर प्लास्टिक को जो है डिग्रेडेशन, ये सबसे आज का इंपॉर्टेंट चीज है। फिर प्लास्टिक का यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर उसके ऊपर भी आप लोग डिबेट करोगे, आप लोग समझाओगे मुझे कि सर प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, किस तरीके से समझेंगे, दूध बैग कैसे आएगी सर घर पे, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर प्लास्टिक का यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप दूध बैग की जगह आप एक काम कर सकते हैं कि आप बोतल में दूध फिल कर सकते हैं, उस बोतल को रीयूज कर सकते हैं। फिर मतलब हर किसी का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो जाएगा ना, इंडिपेंडेंट जजमेंट होगा और लर्नर सेंटर मेथड होगी। इसमें आप लोगों का, बच्चों का नॉलेज क्या होगा, गेन होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की 3 लेवल ऑफ टीचिंग हमें देखने को मिलेगी और इन 3 लेवल के टीचिंग्स को जो है हम कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में जो है बहुत आराम से इत्मीनान से समझेंगे। आई होप आप सभी लोगों को जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र सेट का पेपर फर्स्ट के लिए, ठीक है, तो महाराष्ट्र सेट राज्य पात्रता परीक्षा पेपर पहिला सन 2011, साल 2011 पासून तर 2023 पर्यंतचे परिपूर्ण मार्गदर्शन तुम्हाला भेटेल। याच्यामध्ये तुम्हाला 2011 ते 2023 पर्यंतच्या सगळ्या क्वेश्चन पेपर भेटेल। त्याच्यानंतर त्याच्यासोबत 5 सराव प्रश्नपत्रिका भेटेल, सर्व प्रश्न घटक आणि त्यांचे उपघटकानुसार कशा पद्धतीने विभागले ह्या सगळ्या गोष्टी बघायला भेटेल। कदाचित याचा अपडेटेड व्हर्जन IFSच्या प्लॅटफॉर्मवर तुम्हाला भेटून जाईल, ठीक है। जो भी बच्चे हैं जो सेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अदर देन महाराष्ट्र, तो आप सभी लोगों के लिए सेट टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का आपको बुक मिल जाएगा, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ IFS के ऊपर गेट एंड सेट के कोर्सेज के ऊपर आपको मिल जाता है फ्लैट 70% ऑफ। और इस 70% ऑफ के लिए आपको सिंपली क्या करना है, आपको प्रोमो कोड यूज करना है। कौन सा, तो आपको प्रोमो कोड यूज करना है विजय सर का, विजय सर का प्रोमो कोड यूज करना है और इस बैच में जो है आपको लोगों को एनरोल हो जाना है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वंस एंड ऑल। मुझे सभी लोगों ने जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि लेक्चर कैसा लगा आपको, और उसी के साथ साथ आपका जो भी फीडबैक होगा, जो भी इंप्रूवमेंट की चीजें होगी मुझे जरूर बताएं, ठीक है। लैंग्वेज की हो, बाकी चीजों की हो, मराठी और इंग्लिश में अलग अलग लेक्चर चाहिए तो भी मुझे जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू वंस अगेन। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को जो है कंटेंट बहुत हेल्प करे।